हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ का पूरा प्रश्नावली कंप्लीट करा रहे हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 का सारा वीडियो बताए हैं। यदि आप वो सभी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे और इसमें सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। सभी प्रश्नों का हल देखेंगे और सभी को आसान भाषा में देखेंगे। 100% आपको समझ में आएगा। और इसका PDF लेना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका PDF फ्री दिया जा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1.2 का प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये जो है ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। यहाँ सबसे पहले कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इस साइड में कर लेंगे और इसे लिख देंगे। जैसे ये तो सिंपल है, ये तो बचपन में ही पढ़ते थे। यहाँ पर फिर 156 का कर देंगे। 156 का करेंगे जैसे सबसे पहले 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगेगा, फिर यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद 3825 का आता है, 3825 का भी हम कर लेंगे। और इससे कलम से लिखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। कलम से अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम बताएं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि कलम से लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर कलम से लिखा गया है, पहले 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17। यहाँ पर 5 क्यों लिखा गया है? 5 लिखा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 3 बार है, इसलिए 5 क्यों लिख दिया गया है। ठीक, समझिए। अब अगला है 5005। ठीक, 5005 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे। 5 × 7 × 7 × 11 × 13 × 1 आएगा। ठीक, और उसके बाद है 7429, इसका भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसका आएगा 17 × 19 × 23 आएगा। ठीक, अब अगला 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला वाला प्रश्न में कोई दम ही नहीं था, ये तो आप बचपन से करते आते होंगे। ठीक, अब दूसरा है पूर्णांकों से निम्नलिखित युग्मों के HCF। कहता है पूर्णांकों से निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कहता है कि जो पूर्णांक दिया गया है उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आप यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये जो बचपन से करते हैं ये भी कर सकते हैं। 26 और 91 का HCF निकालेंगे सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि HCF कैसे निकलता है, ये भाग दे, जैसे HCF 26 को 91 से भाग देते हैं तो ये 3 बार में लगता है 78 आएगा। फिर उसके बाद घटाएंगे तो फिर यहाँ पर जो ये भाज था ये यहाँ पर भाजक बन जाएगा। फिर यहाँ घटाएंगे, जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इसे चलते ही रहते हैं। और जो यहाँ पर सबसे लास्ट में इधर जो बचता है भाज, उसके वो ही HCF है। जैसे यहाँ पर HCF ये होगा। अब इसका HCF निकालेंगे, इसका LCM यहाँ पर निकाल देते हैं। इसका LCM कैसे निकलेगा? जैसे अब 26 और 91 का LCM यहाँ 13 से लगाएंगे 2 बार में और यहाँ 7 बार में। इसको गुना कर देंगे, कैसे होगा? 26 × 7 26 × 7 26 × 7 6 42 2 5 4 7 14 7 18 182 इसका हो जाएगा LCM। यहाँ लिख दिया 182। अब कहता है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कर लिए। यहाँ पर है, लगता है प्रश्न कुछ छूट गया है। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पर प्रश्न छूटा है, रुक जाइए, यहाँ पर प्रश्न छूटा गया है। उसके साथ ये भी जुड़ना चाहिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर एक छूट गया है। यहाँ पर प्रश्न में लिखना चाहिए कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है कि नहीं होता है। ऐसा गलती आगे से नहीं होगा, अगली बार से ध्यान देंगे। इसके लिए सॉरी। और प्रश्न नंबर 1 ही बहुत गलती हुआ था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब यहाँ पर सबसे HCF और LCM निकाल लेंगे, तब 2 संख्याओं का गुणनफल कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है कि नहीं। इसके सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 2 संख्या कौन सा दिया है? 26 × 91 दिया गया। इन दोनों का जब गुना करेंगे तो 2366 निकलेगा। और अगर दोनों का HCF और LCM का गुणनफल करेंगे तो हम देखते हैं कि HCF आया है 180 आया है 13 और LCM आया है कितना? 182 आया है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर है HCF × LCM के, तब यहाँ लिख देंगे 2 संख्या गुणनफल बराबर HCF × LCM। ये एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। ये सारा क्लास 10 का जितना भी फॉर्मूला था ये सब हम एक वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी प्ले लिस्ट में देखा
लिखा गया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इसमें ही दूसरा प्रश्न आएगा 510 और 92 का। इसका भी सबसे पहले हम SCF निकालें, तो इसका SCF कैसे निकालेंगे, 92 और 510 का SCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से लग जाएगा, ये 5 सुनो पैसा 9 से 45 2 47 लग हो जाएगा, 0 का 0 और यहाँ 7 4 11 और यहाँ 1 का 1। ठीक, अब इस तरह हम कर लेंगे। यहाँ 140 को यहाँ देखिए, यहाँ ये 6 से लग जाएगा, हमें जैसा लगता है ये 6 से लग जाएगा। इसे हम फिर से एक बार करके देखते हैं कौन कौन सा है, 92 और 510 का। इसे 6 बार में लगाएंगे तो 6 दूनी 12 2 पैसा 1 और 9 6 54 और यहाँ पर 2 54 2 56। यहाँ पर नहीं 5 ही बार में लगेगा, यहाँ पर 5 ही बार में लगेगा। ठीक, 5 ही बार में से लगाते हैं। ठीक, 5 बार में से लगाएंगे तो 9 से 45 2 47 0 0 और 7 4 11 और यहाँ कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पैसा या तो कट जाएगा। और यहाँ पर 92 और यहाँ पर 4 दूनी 80 और 12 हो जाएगा इसके बाद। और इसके बाद क्या 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 12 के बाद यहाँ पर 40 12 24 बात 36 और यहाँ पर 4 बार में यहाँ देखिए 12 इसका देखिए यहाँ 40 बार में दिए, फिर 4 दूनी 80 हो गया, फिर यहाँ पर 12 बचा, फिर यहाँ पर 40 दिए 36 और यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 12 यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा। ठीक, 3 बार में लग गया। ठीक, 3 बार में लग गया, इसका मतलब यहाँ पर इसका SCF क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 12 को 40 से भाग दिए, 3 बार में 36 लग गया, तो यहाँ पर 4 बच गया और 12 यहाँ पर 3 बार में लग गया 12। इसका आंसर इसका SCF 4 हो जाएगा। इसका SCF कितना होगा, 4 होगा। और इसका LCM कितना होगा, आप इसका LCM कितना होगा, इसका LCM होगा 23 460 होगा, आप निकाल दीजिएगा। और जब दोनों संख्या का गुना करेंगे, दोनों संख्या है 510 गुना 92 करेंगे तो 46,920। अगर SCF गुना LCM करेंगे तो 2 गुना 23,460 करेंगे तो 46,920 आएगा। ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब दो संख्या गुणनफल बराबर SCF गुना LCM। यही हमें सिद्ध करना था, हम कर दिए। अगला 336 और 54 का हमें निकालना है, इसमें जांच करना है। सबसे पहले इसका SCF LCM निकालना, इसके बाद इसका जांच करना दो संख्या गुणनफल बराबर SCF गुना LCM होता है कि नहीं। करेंगे 336 और 54 का SCF 6 होगा और 336 और 54 का LCM होगा 3024 होगा। ठीक, अब दोनों संख्या का गुना कर देंगे। यहाँ दोनों संख्या दिया है 336 और 54, यहाँ दोनों का गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। अगर LCM गुना अगर यहाँ पर LCM गुना SCF करेंगे, अगर यहाँ पर SCF गुना LCM करेंगे, SCF इसका 6 है और LCM इसका 3024 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। यहाँ देखेंगे कि दोनों का बराबर है, इसीलिए हम लिख देंगे कि चूंकि दो संख्या का गुणनफल बराबर SCF गुना LCM। ठीक, यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी बन गया। यहाँ पर इसी तरह ये हम सिद्ध कर सकते हैं, इसका SCF और LCM निकाल लेना। ठीक, उसके बाद क्या कहता है सिद्ध करने के लिए, दोनों संख्या गुणनफल SCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं करें। यहाँ करेंगे कि दोनों संख्या गुणनफल निकाल लेंगे और उसके बाद SCF गुना LCM कर देंगे और ये देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है। ये दोनों हल में बराबर होता है। ठीक, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें 2 ही प्रश्न था। ठीक, अब तीसरा प्रश्न दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यह बचपन में सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना है और आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहला दिया गया है 12 15 और 21 का। ठीक, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 गुना 3 होगा और उसके बाद हम निकाल लेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 होगा और 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 होगा। उसके बाद क्या करते थे बचपन में, जो मिलता था उसे मिला, जैसे 3 मिल रहा है यहाँ पर ऐसे करके 3 मिला देते थे, 3 मिलेगा, इसका मतलब जो मिल गया वो हो गया इसका HCF। यहाँ पर इसका मतलब 3 मिल गया, इसका मतलब 3 हो गया HCF। ठीक, और इसका LCM निकाल के जो संख्या बच जाता था उसे उन सबको लिख देते थे और जो SCF होता था एक बार गुना कर से इन तीनों में तीनों तरफ SCF होगा तो इन तीनों को हटा देंगे और सभी को गुना कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 7 और जो SCF उसे एक बार गुना करेंगे तो उसका LCM निकल जाएगा और साथ में SCF निकल जाएगा। इसी तरह हम सभी का निकालेंगे। जैसे अगला दिया है 17 23 और 29 का। सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका ये अभाज्य संख्या है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा और इसका अभाज्य होगा 1 गुना 17। इस तरह 23 का भी होगा 1 गुना 23 और 29 का 1 गुना 29। SCF इसका क्या होगा 1 होगा, क्योंकि तीनों में एक ही कॉमन है 1 होगा और LCM 17 गुना 23 गुना 29 होगा जो होगा 1139। इसका SCF और LCM निकल गया।
अब आगे देखते हैं, आगे है 8, 9 और 25 का। 8, 9 और 25 का क्या करेंगे, 8 का सबसे पहले निकालेंगे भाज्य गुणनखंड, तो 8 का क्या होगा 2 गुना 2 गुना 1, और 9 का 3 गुना 3 गुना 1, 25 का 5 गुना 5 गुना 1। इसका एचसीएफ से निकलता है, तीनों में जो कॉमन होता है, तीनों में कॉमन कोई नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ 1 ही होता है। इससे पीछे वाले जो प्रश्न था 510 और 92, उसका एचसीएफ 1 ही होता है। पीछे वाला प्रश्न कौन सा था, पीछे वाला प्रश्न था आपका पीछे वाला प्रश्न कौन था, 17, 23 और 29। जो इसका एचसीएफ होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि ये तीनों था अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 ही होता है। ठीक, और यहाँ पर भी इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही है, तो 1 इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, जो बचेगा वो सारा को गुना कर लेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न में समाप्त होगा। इसमें कुछ 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न को देखेंगे। 3 प्रश्न हम देख लिए, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो हम 2 नंबर में आगे में एक सूत्र निकाल रहे थे कि दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, और यहाँ पर भी वो सूत्र लगाना है। यहाँ पर लिखा गया है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का मतलब 306 और 657 का एचसीएफ है कितना, 9 है, ये दिया गया है। तब हमें क्या निकालना है, 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। लिखेंगे दिया है एचसीएफ ऑफ 306, 651 बराबर 9, ये दिया गया है एचसीएफ इसका। तब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर एक चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यहाँ हम सबसे पहले कर देंगे कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 306 गुना 51, 651 है कि 57 है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले 657 है, इसका 657 कर देंगे। यहाँ देखें शायद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 657 ही है, यहाँ पर गलती से 651 लिखा गया है, इधर बहुत गलती हो रहा है, इसके लिए अगले बार से ध्यान देंगे। ठीक, 657 होगा। देखिए यहाँ लिखा गया है कि दोनों संख्या का गुणनफल होगा 306 गुना 657 होता है, ये हम कर देंगे ये, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही जाएगा कि 306 657 का ये 2 संख्या है, और इसका एचसीएफ कितना होगा, नहीं इसका एचसीएफ 3 दिया गया है, नहीं इसका एचसीएफ 9 दिया गया है। अब इसका क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल मतलब दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, तो इसका एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ पर आगे जिसे हम कहते हैं इधर ये 9 को गुणों में तो उसे भाग में ले आएंगे, तो भाग में तो ये 9 से 306 करके 34 बार में, अब 34 गुना 657 कर देंगे तो 22,338 आ जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम कितना निकल गया, 22,338। ठीक, समझ गए। अब ये जो फॉर्मूला 2 नंबर में निकाले थे वही इसमें लगाएंगे। ठीक, अब 5 नंबर प्रश्न है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त होगा। कहता है कि जांच करने के लिए इस प्रश्न में जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें जांच करना है। अगर 6 पर पावर हम 2 ढाल देते हैं तो ये 0 पर समाप्त, 6 पर 36 है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब हम 6 पर पावर कुछ भी लिखेंगे तो ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये हमें जाँच करने के लिए कहता है। इसमें हम सभी को सबसे पहले हम 6 पर पावर n को सीख लेंगे। इसी तरह हम आपको अगर प्रश्न पूछेगा कि 7 पर पावर n 8 पर पावर n के लिए जांच कीजिए तो आप जांच कर लीजिएगा। इस तरह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 6 पर पावर n बराबर 2 गुना 3 पर पावर n। ये जो 6 होगा कोई भी संख्या दिया गया उसको हम अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कर दें। हम अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कर दिए। आप जानते हैं एक फार्मूला होता है a गुना b पर पावर, अगर n दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं कल a पर पावर n गुने b पर पावर n। ठीक है, दोनों को हम लिख सकते हैं इस तरह। इसी यहाँ पर भी वो फार्मूला लगाएगा 2 पर पावर 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर n है, इसीलिए हम ये तोड़ कर लिख देंगे कि 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n लिख दिए यहाँ पर। अब आगे क्या कहेंगे, आगे इसमें सिर्फ भाषा लिखा गया है, ठीक वो कर लेंगे। आप लिख देंगे यहाँ पर 6 पर पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में पहुंचना ही है। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। देखिए कोई भी संख्या वो 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होगा। कोई भी संख्या, जैसे हम इसे एक लेकर देखते हैं, एक 10 पर पावर n लेते हैं, ये देखते हैं 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। इससे हम तो तोलते 2 पर पावर 5 पर पावर n कर देंगे, से लिख सकते 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n। ये 0 पर समाप्त होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है। ठीक, और यहाँ पर देखें कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही है, 5 नहीं है। ठीक, इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, अतः हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों उपस्थित होगा। ठीक, समझ गए। यदि आपके एग्जाम में कोई और दूसरा ही पूछ सकता है, 6 पर पावर n नहीं पूछेगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक,
अब अगला 6 नंबर प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणों 13 गुणों 13 7 गुणों 13 गुणों 7 गुणों 11 गुणों 13 जोड़ 13 और इस संख्या दिया गया 7 गुणों 6 गुणों 5 गुणों 4 गुणों 3 गुणों 2 गुणों 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है, ये हमें व्याख्या करना है या नहीं है, ये हमें व्याख्या करना। सबसे पहले लिखेंगे व्याख्या। यहाँ पर पहला संख्या क्या आंसर दिया गया 7 गुणों 11 गुणों 13 जोड़ 13, ये पहला संख्या दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणों 11 जोड़ 1 बच जाएगा। तो हम इसे हम लिख देंगे 13 गुणा 78 लिख सकते हैं। अब 78 को तोड़ कर लिख देंगे। 78 को कैसे लिखेंगे, 78 को लिखेंगे सबसे पहले हम 2 से तोड़ लेंगे, 9 बार तो जाएगा और 3 से 13 होगा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह लिख दिए। आप देखिए सबसे पहले हम समझने वाला बात है भाज्य संख्या कहते किसे, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर उसे तोड़ेंगे तो वह 2 से ज़्यादा होगा। आप ये देख लें कि इसका जो है गुणनखंड वो 2 से ज़्यादा है, ये 3 4 5 हो गया, इसीलिए इसका इसीलिए अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे संख्या 7 गुणों 13 गुणों 13 जोड़ 13 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक है। आप देखें कि ये जो संख्या इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए ये जो संख्या है भाज्य संख्या है, ठीक, समझ गया। अब इसमें दूसरा संख्या दिया गया है 7 गुणों 6 गुणों 5 गुणों 4 गुणों 3 गुणों 2 गुणों 1 जोड़ 5। यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी इसी तरह कर देंगे, उसमें करते थे 5 गुना यहाँ 1009 हो जाएगा और इसमें 1 से गुना कर सकते, क्योंकि आप जानते कोई भी संख्या 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। यहाँ लिख देंगे चूंकि यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड, यहाँ देखिए कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 1 2 3 गुणनखंड है, ठीक, इसलिए अभिष्ट संख्या भाज्य संख्या, अभिष्ट मतलब जो संख्या दी है ये संख्या भाज्य संख्या। इसमें देखिए कि आप दोनों संख्या भाज्य कर दिए क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से ज़्यादा थे, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, ये सिर्फ देखने में बोला है, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक। इसमें पहले प्रश्न कह पाते तो ये प्रश्न क्या कहा गया, कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई भी खेल का मैदान जैसे आप खेलने जाते होंगे तो हम मैदान होता है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब गोला पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, हाँ देखिए सबसे सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में लड़की है सोनिया, उसे 18 मिनट लगता है, और जबकि लबी जो है उसको 12 मिनट लगता है, ठीक। सोनिया को 18 मिनट और लबी को 12 मिनट लगता है, ठीक। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में से, ये जैसे पथ है यहाँ से मान लीजिए एक ही समय में एक ही स्थान से चलता है, एक ही समय और एक ही स्थान में दोनों चलता है, पर चलना प्रारंभ कल के एक ही दिशा में, ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, ठीक। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि सोनिया जो है उसे मैदान, यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि लबी को 12 मिनट लगता है, ठीक। लगता है कि वो एक स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो निकालिए कि कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे, सीधा बात नहीं, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ तो उसमें निकालते थे परेड वाला में जो है सेना के टुकड़ी, उसमें एचसीएफ निकालते हैं, उसमें एचसीएफ निकालेंगे पुनः मिलने वाले में। मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, ये तो दिया है 18 मिनट और लबी को लगा समय 12 मिनट। उन्हें पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ 18 और 12। यहाँ 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 18 और 12 को जैसे आप बचपन निकालते थे ऐसे कर देंगे, और 3 और इधर 2, ठीक, इसे गुना कर लेंगे तो 36 18 दूनी 36, यहाँ हो गया 36 हो गया। इसका मतलब 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अगर कोई भी देगा चीज़ ये ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछेगा, सीधा एलसीएम निकाल दीजिएगा, अगर पुनः प्रारंभिक स्थान पर पूछेगा तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक कंपेयर करवा दिए एक ही वीडियो में, और मुझे आशा है कि आप ये सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ये नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आप समझ जाएगा, ठीक। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिले। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले प्रश्नावली में, तब तक धन्यवाद।